नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों और लेखों के जरिए राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन और उनके अब तक के सफर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये स्रोत हमें उनके जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई, शुरुआती काम, फिर राजनीति में आना, पार्टी में उनकी भूमिकाएं, भारत जोड़ो यात्रा जैसी जो पहले हुई और हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने तक की पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल एक लंबा सफर है। हाँ, तो हमारा इरादा बस ये है कि इन दस्तावेजों में जो भी जानकारी है उसके आधार पर उनके जीवन के जो अहम पड़ाव रहे उन पर क्या असर पड़ा, उनकी कोशिशें क्या रहीं और हाँ, उनसे जुड़े विवाद भी जी। उनकी एक साफ तस्वीर पेश कर सके बिना किसी लाग लपेट के, जैसा स्रोतों में है। सही। तो सबसे पहले उनकी पृष्ठभूमि है ना। जन्म 19 जून 1970 नई दिल्ली में, और जाहिर है नेहरू गांधी परिवार से हैं। जी, जिसका भारतीय राजनीति पर एक एक बहुत गहरा और लंबा असर रहा है। हाँ, परदादा जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, माँ सोनिया गांधी, ये नाम तो खैर भारतीय राजनीतिक इतिहास का हिस्सा हैं। बिल्कुल। उनकी शुरुआती स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई और फिर देहरादून के मशहूर दून स्कूल में। जी। लेकिन फिर एक दुखद मोड़ आया। 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या। हाँ। और फिर 1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या। इसके बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें और प्रियंका गांधी को घर पर ही पढ़ना पड़ा। ये जरूर बहुत मुश्किल दौर रहा होगा उनके लिए, खासकर फॉर्मेटिव ईयर्स में। बिल्कुल। फिर हायर एजुकेशन के लिए वो पहले दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज गए, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गए थे। लेकिन सुरक्षा की चिंताएं तो थी ही, तो इसी वजह से जैसा स्रोत बताते हैं वो फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज चले गए और वहां उन्हें एक अलग नाम इस्तेमाल करना पड़ा, राहुल विंसी। हाँ, राहुल विंसी, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना। 1994 में वहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल भी किया। जी, जो एक रिसर्च डिग्री है। तो पढ़ाई काफी अच्छी जगहों से हुई है। हाँ, निश्चित रूप से। ये जो पारिवारिक हादसे हुए और सुरक्षा की जो लगातार चिंता बनी रही, इसका उनकी पढ़ाई और शुरुआती जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा, जैसा ये दस्तावेज बताते हैं। सही। और ये राहुल विंसी नाम का इस्तेमाल ये दिखाता है कि एक नौजवान के तौर पर भी उन्हें कितनी गोपनीयता और सुरक्षा में रहना पड़ रहा था। What's fascinating here is, मतलब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इतनी बड़ी पब्लिक प्रोफाइल, राजनीतिक विरासत और दूसरी तरफ निजी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव और बंदिशें। स्रोत इशारा करते हैं कि शायद इन अनुभवों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को एक खास शक्ल दी होगी, जो हमें शायद बाद में उनकी राजनीति में भी दिखता है। हाँ, और दिलचस्प ये भी है कि राजनीति में सीधे आने से पहले उन्होंने कुछ और करने की भी कोशिश की। जी। दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने लंदन में मॉनिटर ग्रुप नाम की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में काम किया। अच्छा। फिर 2002 में जब वो भारत वापस आए तो मुंबई में बैक ऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक टेक आउटसोर्सिंग फर्म में डायरेक्टर भी रहे। तो कॉर्पोरेट अनुभव भी रहा। हाँ, तो ऐसा लगता है कि शायद शुरू में वो एक गैर राजनीतिक अपना एक प्राइवेट प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते थे। हो सकता है। लेकिन नेहरू गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर रहना तो लगभग नामुमकिन था। हाँ, ये तो है। विरासत का दबाव तो रहता ही है। बिल्कुल। आखिरकार 2004 में उन्होंने राजनीति में फॉर्मल एंट्री ली। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। अमेठी, हाँ। ये वही सीट है जो पहले उनके पिता और मां की भी रही थी, और वो काफी बड़े मार्जिन से जीते भी। तो ये कदम अपने आप में बड़ा सिंबॉलिक था। बहुत ज्यादा। ये सीधे तौर पर पारिवारिक विरासत को आगे ले जाने जैसा था। सही कहा। और फिर पार्टी के अंदर भी उनका कद धीरे धीरे बढ़ा। 2007 में वो AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। जी, जो पार्टी की कोर बॉडी है। हाँ, और उसी दौरान उन्हें यूथ कांग्रेस IYC और NSUI छात्र संगठन का इंचार्ज भी बनाया गया। और दस्तावेज बताते हैं कि उनके लीडरशिप में इन संगठनों की मेंबरशिप काफी बढ़ी, 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गई। हाँ, ये आंकड़ा दिया गया है। और 2013 में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बने और 2017 में अध्यक्ष। जी। तो अमेठी सीट चुनना, जैसा आपने कहा, वो तो बहुत ही प्रतीकात्मक था। जहां तक युवा संगठनों की बात है, सदस्यता में ये जो उछाल दिखता है आंकड़ों में, तो ये बहुत प्रभावशाली है। हाँ, 25 लाख काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल। लेकिन दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ नंबर थे
या फिर जमीनी स्तर पर वाकई जुड़ाव बढ़ा, कैडर बना या वैचारिक मजबूती आई? दस्तावेज सिर्फ संख्या बताते हैं, इसके गहरे असर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते। अच्छा, ये बात गौर करने वाली है। तो स्रोत एक बड़ी संख्या तो दिखाते हैं, पर उसके असर पर एक सवाल छोड़ जाते हैं। और ये बात भी सही है कि राजनीति में आने से पहले का जो उनका कॉर्पोरेट अनुभव था, हाँ। उसका जिक्र अक्सर इस बहस के साथ होता रहा है कि वो राजनीति में देर से आए या शायद थोड़ी हिचक के साथ। ये धारणा उनके शुरुआती राजनीतिक सफर के विश्लेषण में बार बार आती है, जैसा इन स्रोतों में भी झलकता है। अच्छा, जरा उनके चुनावी सफर और जो बड़ी राजनीतिक भूमिकाएं रहीं उन पर नजर डालते हैं, जैसा इन दस्तावेजों में लिखा है। जी। अमेठी से वो 2004, 2009, 2014 में जीते। जी। लेकिन 2019 का चुनाव वो एक बड़ा झटका था। हाँ, वो हार काफी चौंकाने वाली थी। अपनी पारंपरिक सीट अमेठी में वो बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। हालांकि उसी चुनाव में वो केरल की वायनाड सीट से जीत गए थे। जी, तो एक सीट हारकर दूसरी से संसद पहुंचे। बिल्कुल। फिर 2024 के चुनाव आए और कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से पर्चा भरा और दोनों पर जीत हासिल की। रायबरेली भी एक तरह से गांधी परिवार की पारंपरिक सीट। हाँ, बिल्कुल। अब कानूनन 2 सीटें तो रख नहीं सकते, नहीं, तो उन्हें एक छोड़नी पड़ी। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ी और अब वो रायबरेली से सांसद हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, लोकसभा में विपक्ष के नेता की। जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ। और वायनाड जीतना, ये उनके राजनीतिक सफर में एक अहम मोड़ था। इसने एक तरह से उत्तर भारत में जो उनका पारंपरिक गढ़ था, उसे चुनौती दी। वहीं दक्षिण भारत में उन्हें एक नया आधार मिला। ये उनके राजनीतिक भूगोल में एक बदलाव दिखाता है। सही। और अब विपक्ष का नेता बनना, ये निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये भूमिका सिर्फ उनके बढ़ते कद को ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी संकेत देती है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मौजूदा राजनीतिक माहौल में एक सेंट्रल लीडरशिप रोल में देख रही है। हाँ, ये तो लगता है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, मतलब अगर बड़ी तस्वीर देखें, तो 2014 और 2019 की हार के बाद कांग्रेस के लिए ये एक अहम दौर है। और इस भूमिका में उनकी नियुक्ति पार्टी के भविष्य की दिशा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, जैसा ये स्रोत इशारा करते हैं। अध्यक्ष बनना, फिर 2019 की हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना। हाँ, वो इस्तीफा भी काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। और अब विपक्ष के नेता के तौर पर एक नई भूमिका में आना। ये सफर एक तरह की, कह सकते हैं, राजनीतिक दृढ़ता या बदलते हालात में प्रासंगिक बने रहने की क्षमता को भी दिखाता है। सही कहा। और हाल के सालों में उनकी राजनीतिक प्रोफाइल को जिसने सबसे ज्यादा चर्चा दिलाई, वो थी भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, वो काफी बड़ी घटना थी। दस्तावेजों के मुताबिक ये सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक गई। करीब 3570 किलोमीटर की पदयात्रा। जी, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कवर किए। हाँ, और इन स्रोतों के अनुसार इसका मकसद क्या बताया गया? सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता जैसे जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाना। जी, जन सरोकार के मुद्दे। इस यात्रा के असर पर भी काफी बात हुई है। कुछ एनालिसिस, जैसे यहाँ दिया गया है, मानते हैं कि इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा। हाँ, ऐसा कहा गया। और पार्टी की छवि को भी कुछ हद तक बेहतर बनाने में मदद की। यहाँ तक कि 2023 में जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की जीत में भी इसकी भूमिका मानी गई। ये कनेक्शन बनाया गया है। Here's where it gets really interesting. मतलब दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज बताते हैं कि इस यात्रा ने जमीनी स्तर पर लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि बनाने में मदद की, जो शायद पहले वाली छवि से थोड़ी अलग थी। एक ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा जमीनी नेता वाली छवि बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और इसके बाद 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा जैसी पहले भी हुई। जी, ये सब मिलकर स्रोत के अनुसार उनकी राजनीति के जन केंद्रित होने या उस तरफ बढ़ने का संकेत देती हैं। इस यात्रा का रणनीतिक महत्व तो काफी अहम लगता है। क्या ये उनकी छवि को रीब्रांड करने की एक सोची समझी कोशिश थी? हो सकता है। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि यात्रा ने उन्हें पारंपरिक राजनीति के दायरे से बाहर निकलकर सीधे जनता से बात करने का मौका दिया। उनकी जो कथित सादगी थी, लोगों तक पहुंच, उसने शायद लोगों को प्रभावित किया। तो इन दस्तावेजों के नजरिए से देखें तो यात्रा ने लोगों के बीच उनकी धारणा पर एक सकारात्मक असर डाला। और इसे उनकी जन केंद्रित राजनीति से जोड़ना बिल्कुल सही है। ये यात्राएं जो थीं, वो पारंपरिक चुनावी रैलियों से अलग थीं। हाँ,
फॉर्मेट अलग था। इसने उन्हें सीधे लोगों से मिलने, उनकी बातें सुनने और अपनी बात रखने का एक ज्यादा पर्सनल और लंबा मंच दिया। ये जमीनी स्तर पर जुड़ने का एक साफ प्रयास था, जैसा ये सामग्रियां दिखाती हैं। ठीक है, लेकिन जैसा किसी भी लंबे राजनीतिक करियर में होता है, उनका सफर भी विवादों से अछूता नहीं रहा है। जी, विवाद तो रहे हैं। यहाँ हम पूरी निष्पक्षता से सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो इन दस्तावेजों में है, बिना किसी पक्ष या विपक्ष के। बिल्कुल, ये जरूरी है। एक बड़ा मामला था मोदी सरनेम वाला मानहानि केस 2019 चुनाव प्रचार के दौरान की एक टिप्पणी पर। हाँ, वो काफी चला था। 2023 में गुजरात की एक कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। जी, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। हाँ, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी और उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो गई। ये तथ्यात्मक जानकारी स्रोतों में है। सही। एक और मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा है, जिसमें उन पर और सोनिया गांधी पर कुछ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। दस्तावेजों के मुताबिक 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने इस खास मामले में उन्हें कुछ राहत दी थी, जैसा इन फाइलों में बताया गया है। अच्छा। इनके अलावा स्रोत उनके कुछ और बयानों का भी जिक्र करते हैं, जिन पर काफी राजनीतिक बहस हुई, जैसे विकीलीक्स केबल्स में उनकी हिंदू अतिवाद पर कथित टिप्पणी। हाँ, उसका जिक्र आता है। या फिर राफेल डील के टाइम पे चौकीदार चोर है का नारा। इन पर काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई थीं। ये बातें भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जी। और सोशल मीडिया पर भी उन्हें अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है। दस्तावेजों में पप्पू जैसे उपनामों का भी जिक्र मिलता है, जो उनके आलोचक इस्तेमाल करते हैं। इन सब आलोचनाओं और विवादों के बावजूद ये दस्तावेज दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता जारी रखी है। हाँ, यहाँ ये दोहराना जरूरी है कि हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को सामने रखना है। इन विवादों या आरोपों की मेरिट पर फैसला देना हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल। What's fascinating here is, मतलब दिलचस्प ये है कि ये विवाद, चाहे उनका कानूनी नतीजा जो भी रहा हो, किस तरह एक राजनेता की पब्लिक इमेज और कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये उनके राजनीतिक सफर की कहानी को और जटिल बनाते हैं और लोगों की धारणा को प्रभावित करते हैं। और जैसा आपने कहा, इन दस्तावेजों में ये बात भी उभर कर आती है कि आलोचनाओं और कानूनी चुनौतियों के बावजूद उनकी राजनीतिक मौजूदगी और सक्रियता लगातार बनी रही है। ये उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का एक अहम पहलू है जो इन सामग्रियों में दिखाई देता है। अच्छा, अब कुछ बातें उनके निजी जीवन और दूसरे दिलचस्प पहलुओं की, जैसा इन स्रोतों में जिक्र हैं। जी। वो अविवाहित हैं। 2004 के आसपास मीडिया में उनका नाम एक स्पेनिश आर्किटेक्ट वेरोनिक कार्टेली के साथ रिश्ते को लेकर आया था। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स थीं। लेकिन बाद में उन्होंने कथित तौर पर कहा कि शायद वो कभी शादी न करें। दस्तावेज बताते हैं कि वो फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं। वो आइकिडो, जो एक जापानी मार्शल आर्ट है। अच्छा, आइकिडो। हाँ, उसमें ब्लैक बेल्ट हैं। इसके अलावा साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग का भी शौक है। काफी एक्टिव लाइफस्टाइल लगती है। हाँ, उनके पास एक पेट डॉग भी है, यास्सा नाम का। कभी कभी उसकी तस्वीरें भी डालते हैं सोशल मीडिया पर। जी। जहां तक मुद्दों की बात है, स्रोत बताते हैं कि वो अक्सर ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खासकर युवाओं की राजनीति में भागीदारी जैसे विषयों पर जोर देते रहे हैं। ये मुद्दे उनके भाषणों में आते हैं। इसका एक उदाहरण 2011 का मिलता है, जब वो यूपी के भट्टा परसौल गांव में जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, और तब उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हाँ, वो घटना भी काफी चर्चित हुई थी। ये दिलचस्प है कि स्रोत उनके निजी शौकों जैसे फिटनेस और मार्शल आर्ट्स का जिक्र करते हैं। इससे शायद उनकी पब्लिक इमेज में अनुशासन या शारीरिक सहनशक्ति के तौर पर देखा जा सकता है। हाँ, खासकर भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीजों को देखते हुए। बिल्कुल। और जिन मुद्दों पर वो फोकस करते हैं, किसान, युवा, शिक्षा, ग्रामीण भारत, ये उनकी राजनीतिक लाइन और कांग्रेस की पारंपरिक विचारधारा से मेल खाते दिखते हैं। सही। भट्टा परसौल जैसी घटनाएं, जैसा स्रोत बताते हैं, जमीनी स्तर पर मुद्दों से सीधे जुड़ने की उनकी कोशिशों को दिखाती हैं। तो एक तरह से ये सामग्रियां उनके निजी जीवन के कुछ पहलू और उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व व राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच एक कड़ी दिखाती हैं, जैसे फिटनेस उनकी ऊर्जा का संकेत हो और मुद्दों पर फोकस उनकी राजनीतिक दिशा का। हाँ, ये अच्छा विश्लेषण है। तो संक्षेप में कहें, हमने राहुल गांधी के जीवन के कई पहलुओं को छुआ, जैसा कि इन स्रोतों में सामने आया। उनकी पारिवारिक विरासत, पढ़ाई और शुरुआती जीवन की चुनौतियां, जी, राजनीति में उनका धीरे धीरे आगे बढ़ना, भारत जोड़ो यात्रा जैसी बड़ी पहलें, चुनावी राजनीति के उतार चढ़ाव और उनसे जुड़े विवाद भी। सब कुछ कवर हुआ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
ये दस्तावेज यही दिखाते हैं कि ये एक ऐसे नेता की कहानी है जो भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक की भारी विरासत का बोझ भी उठाते हैं और साथ ही अपनी एक अलग स्वतंत्र पहचान बनाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं।